चिंता नहीं करता है। माई बड़ी माई योजना के तहत हर गरीब महिला बहन के खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। कितनी आप लोगों को करवाने का जब तक काम करेंगे तो यहाँ से हर घर को मिलेगा। जनता के बीच ये शानदार प्रतिक्रिया इस वक्त आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव को मिल रही है और इसमें दो राय नहीं दोस्तों की बिहार का चुनावी पारा अब से गर्मा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं तेजस्वी फैक्टर की अहमियत। यही वजह है कि उन्होंने भागलपुर में जारी की प्रधानमंत्री किसान की 19वीं किस्त। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए खौफ का सबब क्यों बने हुए हैं? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट बिहार झारखंड और खुद आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक का एक क्लिप जारी किया है और इसमें सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह बहुत दिलचस्प बातें कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं तेजस्वी पर कुछ मत बोलो, और उसके बाद गिरिराज सिंह हाथ जोड़ने लगते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव पर बोलो, उस पर फायदा मिलेगा, मगर तेजस्वी यादव पर खामोश रहो। तेजस्वी के नाम का इस कदर खौफ क्यों? बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करने वाली है, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें जिसमें गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी दोनों की आवाज सुनाई दे रही है। जी हां, वो सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं तेजस्वी पर हमला मत बोलो, हमला बोलो लालू प्रसाद यादव पर। यह वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तेजस्वी यादव पर नहीं, लालू यादव पर बोलना नहीं, हम बदला हम लोग को लालू जी पर ही बोलना, हमको गलत तो नहीं करना, बदला बजट। आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नरभसाई हुई है, क्यों डरी हुई है। याद कीजिएगा पिछली बार जब चुनाव हुए थे, कोरोना के बीचों बीच तेजस्वी यादव बमुश्किल कुछ देर पहले चुनावी मैदान में उतरते हैं और बावजूद इसके सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। और हम यह नहीं भूल सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 सीटें ऐसी थीं जहां आरजेडी के मुताबिक भाजपा गठबंधन ने उनसे जनादेश छीन लिया था प्रशासन की मदद से, और आप जानते हैं इसको लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। तो उस वक्त आरजेडी पार्टी नंबर 1 के तौर पर उभर कर आई थी और उसके बाद से लेकर अब तक तेजस्वी यादव का जो आत्मविश्वास है वो लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, तमाम मतभेदों के बावजूद बिहार के अंदर जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो कम से कम 10 सीटें हासिल करती है, और इस चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों, बिहार के अंदर भाजपा के नेता तेजस्वी यादव को लेकर नर्वस हैं। आरजेडी ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के बाद केंद्र और राज्य के मंत्रीगण वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ मंत्रणा बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से मना कर रहे हैं। इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर बोलने में हम सबको नुकसान होता है और लालू यादव जी पर बोलने से फायदा होता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह युवा जन नेता तेजस्वी के खिलाफ बोलने पर माफी मांगते नजर आ रहे हैं, ऐसा आरजेडी यहां पर कह रहा है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बतलाया गरीबों के बीच खड़े होकर किस तरह से तेजस्वी यादव जो कल्याणकारी योजनाएं लाना चाहते हैं सत्ता में आने के बाद उसकी घोषणा कर रहे हैं, और इसी तरह की प्रतिक्रिया उन्हें तमाम जगहों पर मिल रही है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आ गए तो उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से वसूलने वाले हैं जो भाजपा का पिछलग्गू बने हुए हैं। सरल शब्दों में बकौल तेजस्वी यादव, हम भ्रष्टाचारियों से
वसूलेंगे। सुनिए। तेजस्वी को लंबी राजनीति करनी है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी समझ जाए जो अभी तुम लोग बिहार को लूट रहे हो, जब तेजस्वी आएगा तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूलने का काम करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में कदम रखने से पहले, भागलपुर में कदम रखने से पहले तेजस्वी यादव ने उनसे 15 सवाल किए हैं। दोस्तों, ये 15 सवाल आपके स्क्रीन पर। इन सवालों में खास जोर किसानों को लेकर है दोस्तों, और सारी लड़ाई यहीं पर सामने उभर कर आ रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। तेजस्वी यह भी कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सारी चीजें गुजरात को दे दी जाती हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यहां पर क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। बिहार बनाम गुजरात। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इससे पहले भी तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठाते रहे हैं। जिस तरह से तमाम चीजें गुजरात को दी जाती हैं, उन्होंने इस पर जो है सख्त तेवर अपनाए हैं। क्या कहा तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर, आइए सुनते हैं। बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने, आरंभ में क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं, कहा जा रहा है। तो घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाज। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भाजपा किस तरह की राजनीति करने वाली है। यही राजनीति हमने 10 साल पहले देखी थी, याद कीजिएगा। उस वक्त तेजस्वी और नीतीश साथ थे। यस, नीतीश कुमार। क्या मायने हैं नीतीश कुमार फैक्टर के, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, इंतजार कीजिएगा। मगर प्रधानमंत्री ने आते ही सांप्रदायिक पारा बढ़ा दिया है। वो राज्य की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि महाकुंभ और राम मंदिर का अपमान जंगल राज वाले कर रहे हैं। यानी कि सीधा प्रहार यहां पर वो तेजस्वी यादव और कांग्रेस, या ये कहा जाए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर तेजस्वी यादव सवाल करते हैं तो उसमें क्या गलत करते हैं? अगर रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर भगदड़ मचती है और कई लोग मारे जाते हैं और तेजस्वी यादव सवाल करते हैं तो क्या गड़बड़ करते हैं? मगर प्रधानमंत्री ने मुद्दे को ही मोड़ दिया, और मुद्दे को मोड़कर जनता को किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं देखिए। और हां, चमत्कारी तौर पर अब प्रधानमंत्री 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले आपने कभी सुना कि प्रधानमंत्री जी ने मखाना खाया है? मगर चूंकि आप जानते हैं कि मखाना की एक राजनीतिक जमीन है बिहार में, और आप जानते हैं कि इस बार जो आम बजट भी घोषित हुआ था उसमें बिहार को खास तवज्जो दी गई थी, इसीलिए अब प्रधानमंत्री ने एक नई जानकारी दे दी कि मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने आपके स्क्रीन पर? मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना जरूर खाता हूं। आज मखाना लोगों के नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका है। यह सुपर फूड है, इससे अब हमें दुनिया के बाजार तक ले जाना है। सही मायने में दोस्तों, यह मुकाबला इन्हीं 2 शहरों में होगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर भी कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं मगर फिर एनडीए की बैठक में शरीक नहीं होते हैं। उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो एक बार फिर तेजस्वी के पाले में चले जाएंगे,
इसकी गुंजाइश बहुत कम है दोस्तों, और उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस वक्त जेडीयू का जो संसदीय दल है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो पूरी तरह से अमित शाह जी के कब्जे में है। मैं ये नहीं कहूंगा उनकी जेब में है, मगर जो तमाम नेता हैं इस वक्त जेडीयू के, खासतौर से जो सांसद हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। अगर नीतीश कुमार अपने दम पर भाजपा गठबंधन से नाता तोड़ भी लें तो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। संसदीय दल पूरी तरह से भाजपा के पास चले जाएगा, और उसके कई कारण हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण स्वार्थ, दूसरा बड़ा कारण एजेंसीज का दबाव, और आप जानते हैं एजेंसीज का दबाव इतना खतरनाक होता है कि इसके सामने बड़े बड़े टिक नहीं पाते हैं, और इसीलिए तेजस्वी यादव की लड़ाई बहुत मुश्किल है। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तेजस्वी यादव को धमकी दी थी कि ये लोग जो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं इन्हें जेल में डाला जाएगा। यानी आने वाले दिनों में एजेंसीज का खेला हम देखेंगे। तेजस्वी यादव अपने चुनावी समीकरणों को बहुत सहेज कर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जो उनका कोर वोट बैंक है उसका जिक्र वो बार बार करते हैं। पिछड़ी जातियों के जो वोट बैंक का जिक्र तेजस्वी करते हैं, और किस तरह से उन्होंने किया, इस पर गौर किया जाए। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित महादलित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा दोस्तों, किस तरह से सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह कह रहे थे कि हमला करना है तो लालू पर करो, तेजस्वी पर मत करो। और यहीं पर एक रक्षात्मक सोच दिखाई देती है भाजपा की, क्योंकि उनके पास तेजस्वी का कोई जवाब नहीं है। भाजपा इस बात को समझ रही है कि युवाओं में तेजस्वी की क्या लोकप्रियता है। इस वक्त युवाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश एक और शख्स कर रहा है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जिनके बारे में इस वक्त बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और अक्सर वही काम करते हैं जिससे भाजपा को फायदा होता है। मगर तेजस्वी अपने मन से कह रहे हैं कि ये लोग जो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे हैं, आने वाले दिनों में इन्हीं लालू को भारत रत्न दिया जाएगा। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? याद कीजिएगा दोस्तों, मुलायम सिंह यादव पर भारतीय जनता पार्टी किस कदर प्रहार करती थी, मगर फिर उन्हें पद्म पुरस्कार से खुद भाजपा ने सम्मानित किया। यह क्या बतलाता है दोस्तों? जिस मुलायम सिंह यादव के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने यह तक आरोप लगाए कि भाई जो हिंदू श्रद्धालु थे उन पर गोलियां चलवाई, जिनकी भाषा के बारे में लगातार भाजपा हमलावर होती रही, उन्हें आपने पद्म पुरस्कार दे दिया। इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप लालू को भी पुरस्कार देंगे, भारत रत्न देंगे। आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर होंगे, और भी ज्यादा मारकाट होने वाली है। और जब मैं मारकाट की बात कर रहा हूं तो मैं महज चुनावी हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शब्दों के जरिए माहौल को जो बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पिछले 11 सालों में बिहार को सांप्रदायिक आग में झोंकने की भाजपा ने भरपूर कोशिश की है। एक जमाने में इस राज्य में सांप्रदायिक तनाव नहीं होता था। याद कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी के राम रथ यात्रा को बिहार में ही रोक दिया था। क्यों? ताकि राम मंदिर को लेकर, बाबरी को लेकर दंगे ना हो। बिहार का चरित्र सांप्रदायिक कभी नहीं था, मगर पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मेहनत की और उसका चरित्र बदल गया। नतीजा, वहां पर सांप्रदायिक तनाव तमाम जगहों पर दिखाई देता है। तो यह सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है।
वो अपने जातीय समीकरणों की बात करते हैं, मगर वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर माहौल हिंदू और मुस्लिम में बंट गया तो तमाम जातीय समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में महाकुंभ राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यह है भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र। और यह कहा जा सकता है कि अगर ये चुनाव जातीय आधार पर होते हैं तो यकीनन तेजस्वी यादव को एक एडवांटेज होगा, एक बढ़त होगी। मगर उनके साथ कई दिक्कतें भी हैं, और वो है गठबंधन। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव के गठबंधन को नीचे लाने का काम काफी हद तक कांग्रेस, और जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों का चुनाव किया था उसका असर पड़ा था। यानी कि कांग्रेस ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त इस बात की चर्चा बहुत गर्म है। सवाल ये, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के सामने उभर कर आने वाली है, क्या तेजस्वी और राहुल गांधी एक मंच पर बैठकर सीटों के बंटवारे पर सीधा और साफ संवाद करेंगे? क्योंकि अगर यह बातचीत नहीं हुई, अगर ट्रांसपेरेंसी से यानी पारदर्शिता से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, जहां दोनों ही पक्ष अपनी ताकत और कमजोरी को नहीं समझेंगे, तो आने वाले दिनों में यानी कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जीतना, उनके गठबंधन का जीतना तय है। क्योंकि जहां तक जातीय समीकरणों की बात करें, भाजपा में जो तमाम नेता हैं दोस्तों, जातीय समीकरणों के लिहाज से भी उनके पास जो तमाम नेता हैं वो पूरा एक बुके बनाते हैं। जी हां, एक पूरा गुलदस्ता बनाते हैं, और उस तरह का गुलदस्ता इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। ये मतभेद इंडिया गठबंधन में हमें हाल में दिखाई दिए थे दिल्ली चुनावों में, जहां ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था और कांग्रेस से उन्होंने दूरी बना ली थी। अब देखना यह है कि जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो इन तमाम दिग्गज नेताओं के क्या तेवर होने वाले हैं। इसमें दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव तेजस्वी यादव का साथ देंगे, मगर यहां पर राहुल गांधी की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ेगा, एक सपोर्टिंग किरदार निभाना पड़ेगा, वरना गठबंधन की राह आसान नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया दोस्तों, गठबंधन के सामने पहले से कई चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है एजेंसी, मीडिया और पैसे का रसूख, जो पूरी तरह से भाजपा के पास है। भाजपा के ऊपर चुनाव आयोग की सख्ती लागू नहीं होती। भाजपा के नेता जो मर्जी कह सकते हैं, जिस भी तरह के पैसे का खेल कर सकते हैं, उन पर कोई सख्ती नहीं होती है। और आप जानते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल महाराष्ट्र के चुनाव थे। याद कीजिएगा, विनोद तावड़े लाखों रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। शिंदे सेना का एक नेता, उसके पास 2 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का एक करीबी था, उसके पास शराब पकड़ी जाती है, मगर क्या चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। यही हालत हमने दिल्ली के चुनावों में देखी। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो खुलकर पैसे बांट रहे थे। क्या ईडी ने, इनकम टैक्स ने उन पर छापा मारा? बिल्कुल नहीं। याद कीजिएगा, चुनावों के दौरान भी किस तरह से पैसा पकड़ा जा रहा था, और यह सारा पैसा, इसका सारा लिंक, इसके तार जुड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। मगर क्या उन पर कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में तो यह भी कहा जा रहा था कि गुजरात के एक धन्ना सेठ हैं, और कौन धन्ना सेठ है आप जानते हैं। उन्होंने करीब 35 करोड़ रुपए चुनावों में बहाया था। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कौन है ये, क्योंकि पिछले 11 सालों में उन्हें कितना फायदा हुआ आप सब जानते हैं। तो इस तरह का खुला खेल फरूखाबादी हो रहा था। और इसके अलावा एजेंसीज, याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि ये जो हेलीकॉप्टर में उड़ता है चुनावों के बाद जेल जाएगा। सीधा प्रहार किया था तेजस्वी यादव पर। आने वाले दिनों में इसी एजेंसी का खेल आप देखने वाले हैं, जब आरजेडी, उनके नेता, उनका समर्थन करने वाले व्यवसायियों, बिजनेसमैन पर रेड पड़ेगी। सरल शब्दों में कहा जाए, मिशन इम्पॉसिबल। यानी कि एक ऐसी जीत है जो इस वक्त तेजस्वी यादव को असंभव दिखाई दे रही है, मगर असंभव को संभव करना ही तो राजनीति है। यही तो चुनौती तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में हल्के नहीं पड़ सकते। उन्हें मैदान में अभी उतरना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ संवाद अभी करना पड़ेगा, और तभी वो चुनावों में अपना जोर दिखा पाएंगे।
इन चुनावों में एक और चेहरा सामने उभर कर आता है और वो है प्रशांत किशोर। याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रशांत किशोर का किरदार सामने उभर कर आया था। कई वीडियोस में वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए थे जब उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को यह तक कह दिया था कि तुम्हें हम कंबल दे रहे हैं। यानी कि सरल शब्दों में समझाया जा रहा था कि अपनी औकात मत भूलो, हम तुम्हें कंबल दे रहे हैं। यह अपने आप में कितना अजीबोगरीब सुनाई देता है ना, कि जो लोग राजनीति बदलने आए हैं वो सबसे ज्यादा ग्रसित हैं बिहार की सामंती सोच से, और वही सामंती सोच प्रशांत किशोर की दिखाई देती है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम बताया जाता है। यह कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं इस मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनावों में भी करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में यह लगभग स्पष्ट होता दिख रहा था। तो कहने का मतलब साफ है दोस्तों, प्रशांत किशोर हैं मगर उनका किरदार रहस्यों से भरा पड़ा है। वो चुनावों में हैं मगर किसको फायदा पहुंचाने के लिए, इनको किसका समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इनके पास वैनिटी वैन भी है। जी हां, एयर कंडीशन बहुत बड़ी वैन भी है जहां वो आराम फरमाते हैं। इतना पैसा कहां से आया, ये तमाम सवालात आज बिहार की जनता उठा रही है। तो रहस्यमय किरदार इनका भी है मगर सबसे रहस्यमय किरदार नीतीश कुमार का है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत बिगड़ रही है और यही वजह है कि पार्टी पर से उनकी जो पकड़ है वो खत्म होती जा रही है। और अब उनके बेटे ने चुनावी मैदान में कदम रखा है और यहां आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्होंने अभी से अपने पिता नीतीश कुमार के लिए वोट की अपील शुरू कर दी है कि उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि ये जनता दल यूनाइटेड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि आने वाले दिनों में औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड का विलय जो है भाजपा में हो जाए, या अनौपचारिक तौर पर वो भाजपा की तरह ही दिखाई दे। और उसके बाद दोस्तों बिहार की राजनीति दो ध्रुवों तक सीमित हो जाएगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन। नीतीश कुमार का कमजोर होना यही प्रमाणित कर रहा है। मगर जो भी है दोस्तों, बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है और इस मंच पर उसकी तमाम बारीकियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।